लोगों को इस बजट से बहुत आशाएं हैं। उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। जो महंगी चीजें हैं उसमें अभी जो जैसे जीएसटी और सीएसटी लगा है ना, उस तरह से ज्यादा महंगाई बढ़ेगी तो फिर आम आदमी कि सरकार टैक्स स्लैब को बढ़ा दे। अभी 2.5 लाख तक है तो कम से कम उसको 50,000 या 1 लाख और बढ़ाए, जिससे और मिडिल क्लास को राहत मिले। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो चीजों रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं, सरकार उस पर ध्यान दे, जरा उनके कीमतों को कंट्रोल में रहे। और सबसे बड़ी बात आप देख रहे हो कि रोजाना डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। लगातार अभी दिल्ली में ही बात करें तो 70 रुपए से ज्यादा के पेट्रोल हो गए हैं। डीजल की कीमतें भी लगातार भाग रही हैं ऊपर की तरफ। तो सरकार को चाहिए कि इस पे भी लगाम लगाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। बस मेरी यही इच्छा है कि केंद्र सरकार को थोड़े आम आदमी के जनता के लिए भी देखना चाहिए कि थोड़ा बजट सोच समझकर सरकार डालेगी तो 2019 के अंदर ये भाजपा की सरकार आएगी। जो भी बजट हो आम आदमी के हित का हो और टैक्स को एक टैक्स कर दिया जाए, उस कदम पे वो अगर राहत चलते रहे तो उद्योगपति के लिए भी बढ़िया है और आम आदमी के लिए भी बहुत बढ़िया है। उद्योगपतियों को हमें बहुत उम्मीदें हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमें उन पर विश्वास है। वो इस बजट पर गौर कर रहे हैं और इस बजट में ये जो सिलेंडर है, चीनी है, चाय है और अपने जो खाद्य पदार्थ है, सब्जियां हैं, इन सबों पर वो गौर कर रहे हैं। इन पर कम से कम दाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उनसे बहुत उम्मीद है। जैसे सर मुझे नहीं, पूरे देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो इन उम्मीदों पे ही आज हमारा देश टिका हुआ है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को देखते हुए आम आदमी का जीना बहुत दुर्लभ हो गया है। हम मोदी जी से जिस प्रकार उम्मीद चाहते हैं, उन उम्मीदों पे हम चाहते हैं कि वो खरा उतरे। बढ़ेगी तो फिर आम आदमी। योगेंद्र, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश आम बजट 2018-19। क्या उम्मीद है? उम्मीदों का बजट, किस तरह का बजट, कैसा बजट होगा, ये तमाम जो पहलू हैं आपको और मेरे सबके जहन में गूंज रहे हैं कि आखिर मेरे को मिलेगा क्या। ये मोदी सरकार का इस कार्यकाल का ये कह सकते हैं कि संपूर्ण बजट आखिरी बजट है। आगे क्या होगा 2019 में, हमारे यहां चुनाव ड्यू है। 2019 मार्च तक, 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होगा उस तक का ये बजट है। और उसके बाद जहां तक संभावना है शायद कुछ दिन बाद या महीने 1.5 महीने बाद में आचार संहिता लग जाएगी, अगर टाइम से चुनाव अप्रैल मई में अगर ड्यू रहते हैं तो उस लिहाज से ये आखिरी बजट कहा जा सकता है। उम्मीदों का, भरोसे का एक बजट कहा जा सकता है इसे। और सबसे अहम बात यह है कि सरकार को चुनाव में जाना है, उसके लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। कई चीजें ऐसी हैं जो हम अलग अलग सेक्टर के जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ हुसैन खान साहब होटल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और सीएस शर्मा साहब लॉयर हैं और अर्बन डेवलपमेंट की बारीकियों को समझते हैं। हम जानना चाहेंगे, सीएस शर्मा साहब आपसे जानना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटीज और अर्बन डेवलपमेंट, उसको लेकर के कई स्कीम्स लेके आई मोदी सरकार। कुछ के ऊपर आरोप भी लगे कि पूर्ववर्ती जो स्कीम्स थी उन्हें ही नए, यानी कि नई बोतल में पुरानी शराब रख करके परोस दिया गया। इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी। तो कुछ इस बजट से उम्मीद कर सकते हैं अगर कुछ अनछुए पहलू हो अर्बन सेक्टर के, जिन्हें मोदी सरकार अब की बार शामिल कर सके? देखिए, मोदी सरकार ने जो शहरीकरण का, जो स्वच्छता अभियान और शहरीकरण का जो उद्देश्य लेकर के पहले बजटों में जो प्रावधान किया है, उनमें उन्हीं को पूरा करने में काफी पैसे की जरूरत है जी। और वो उसके अलावा नई कोई स्कीम इसमें लॉन्च करने का कोई संभावना इसलिए कम आ रही है कि पहले वाली स्कीमें जिनको अभी तक ही पूरी नहीं हुई है, जिनको समयबद्ध रूप से इनको पूरा करना चाहिए था, वो स्कीमें अभी तक पूरी नहीं हुई और उनमें भी काफी बजट की जरूरत है इनको। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट की जो स्कीमें इन्होंने पहले पूर्ववर्ती सरकार ने लागू की थी, उनको भी पूरा करना है और इनकी स्कीमों को भी पूरा करना है। तो इसके लिए जो बजट का प्रावधान इनके पास जो पहले है, उससे अधिक कुछ नहीं दे पाएंगे जी। स्मार्ट सिटीज का क्या होगा? स्मार्ट सिटी का बजट पहले इन्होंने किया हुआ है, उसका उद्देश्य किया हुआ है, 3 साल से वही चल रहा है, उसी को पूरा करना है चुनाव तक जी।
तो क्या लगता है आपको, कहीं ऐसा संदेह है कि जो बजट है, बजट एलोकेट पहले से किया जा चुका है लेकिन अभी तक वो खर्च नहीं हो पा रहा? अगर स्मार्ट सिटी, हम तो राजस्थान के जयपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि 2 कदम भी आगे बढ़े हैं। केवल अगर फाइलों में या कागजों में जो चीजें चल रही हैं वो चल रही है। बाकी आप स्मार्ट सिटी के नाते, आप वॉल सिटी का रिनोवेशन कहें वो अगर आप कर रहे हैं तो स्मार्ट सिटी, उसमें जेडीए भी कहता है कि हमारी पॉलिसी के तहत है, स्मार्ट सिटी कहती है हमारी पॉलिसी के तहत है। तो जिस तरह का एक दिखना चाहिए, एक विजन, व्यू दिखना चाहिए कि हाँ स्मार्ट सिटी ऐसी होगी, इस तरह से होगी, वो सुविधाएं जो दिखनी चाहिए, अभी तक वो धरातल पे नहीं उतर पाई है। तो मोदी साहब स्मार्ट सिटी को लेकर के जहां पे भी अर्बन में सभाएं होंगी अगर उनके चुनाव की, तो उसका जिक्र करेंगे, लेकिन अभी उसकी हकीकत कैसी को लेकर अगर हम बात करें तो कहां पहुंच पाते हैं? स्मार्ट सिटी के लिए पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया, गाइडलाइंस भी रिलीज की है, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, धरातल पर भी दिख रहा है। ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं दिख रहा, धरातल पर भी है। स्वच्छता अभियान का, डोर टू डोर कचरा संग्रहण का भी कार्य कर रहे हैं। और द्रव्य, लेकिन जो बजट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण, अगर बात, एक मैं सैंपल की बात कर रहा हूं, ये तो बहुत सारे स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, अगर इसी की बात करें तो नगर निगम कहता है जो आपका टैक्स जा रहा है, हाउस टैक्स, अर्बन टैक्स के जरिए मानिए, दूसरा जो पैसा कलेक्शन हो रहा है, उनका कहना है कि ये उसी में तो काम आ रहा है। फिर नहीं, स्मार्ट सिटी में पैसा काम नहीं आ रहा। कितना कलेक्शन हो रहा है? नगर निगम का हाउस टैक्स, गृह कर, जो अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं वो बहुत कम कलेक्शन है। जेडीए के पास तो पैसा है नहीं आज की तारीख में, जमीनें बेच के काम चला रहे हैं। वो है भी कहा, जमीनें कहा, गुलाब कोठारी के स्टेट के पास कुछ भी नहीं हो रहा जेडीए में, तो इनके पास तो पैसा नहीं है। सारा पैसा केंद्र की जो स्कीमें आ रही है, केंद्र पैसा अलॉट कर रहा है, उसको ये तरीके से उसका उपयोग कर ले, वो उसी से स्मार्ट सिटी डेवलप हो जाएगा। चलिए, अच्छा, अर्बन डेवलपमेंट के लिए आपको क्या लगता है कि खास इस बजट में यह मिलना चाहिए? जो स्कीमें मोदी सरकार ने लॉन्च की हैं, उनकी पूर्ति के लिए सरकार कृत संकल्प है। अगर वो पूर्ति नहीं होंगी तो जनता के सामने इनको जवाब दे, कुछ दिनों बाद ही जवाबदेही होगी। हाँ, इसी वजह से पूर्ण बजट की आखिरी बजट है ये। हाँ, सरकार ये चाहेगी कि जो स्कीमें वो लाए हुए हैं, उन स्कीमों की हर हाल स्थिति में चुनाव से पूर्व उनकी पूर्ति, ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जनता की जवाबदेही। रेरा के बाद में कुछ रियल एस्टेट में कुछ ये कह सकते हैं कि काफी राहत की बात है। रियल एस्टेट में अभी भी कोई अच्छी उठान वाली बात नहीं। हाँ, क्योंकि एक बड़े एम्प्लॉयर के रूप में साबित हो रहा था रियल एस्टेट है, लेकिन वो इस समय तो रियल एस्टेट की बहुत बुरी स्थिति है। तो हालात तो ठीक होने चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2022 का लक्ष्य दे रखा है कि सबको छत मिलेगी। सरकार जो भाजपा शासित है वहां पे भी बिल्डिंग्स की प्रधानमंत्री ने आवास योजना, ये सारी जो चीजें हैं, तो फिर इससे तो रियल एस्टेट में उठाव आना चाहिए। रियल एस्टेट में उठान तो जब आए जब मार्केट में पैसा हो, रोलिंग में पैसा हो, खरीदार की परचेजिंग कैपेसिटी हो। तो खाली मकान बनाने से क्या बिल्डर, इसका असर नोटबंदी रहा या जीएसटी रहा, जो भी रहा, मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशंस देश की हैं, उसमें आम आदमी, मध्यम वर्ग और लोअर मीडियम की परचेजिंग कैपेसिटी इस समय उठान पे नहीं है जी। और इन सब चीजों का परचेजर जो है मध्यम वर्ग और लोअर मीडियम कैटेगरी है। आम जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल है, उसको तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। उनको सरकार घर बना के देगी, उनके पास तो खरीदने को है नहीं। खरीदार मेन इनका बिल्डर्स का मेन खरीदार मध्यम वर्ग है। हायर वर्ग के पास तो अपने खुद के संसाधन है, वो अपने बंगले बनाते हैं। मध्यम वर्ग अपना ये फ्लैट्स वगैरह मध्यम वर्ग की है, मध्यम वर्ग के पास होल्डिंग में पैसा नहीं है इस समय। चलिए हुसैन साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। होटल व्यवसाय को किस तरह की उम्मीद है मोदी सरकार से, ये अभी अगर हम बात करें तो, क्योंकि उम्मीदों का बजट है और उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। जहां तक पर्यटक का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां विदेशी पर्यटकों की संख्या करीब करीब पूरे भारतवर्ष में 2.5 करोड़ के आसपास रहती है। और छोटे छोटे देश हैं, हॉलैंड है, आपके इंडोनेशिया है, हांगकांग है, स्विट्जरलैंड है, वहां पर 2.5 करोड़ से ज्यादा संख्या पर्यटकों की रहती है। और उन देशों का जो क्षेत्रफल अगर अपन देखते हैं तो वो छोटे तमिलनाडु और केरला के जितने जितने बड़े देश है। अब अपना देश इतना विशालकाय देश है और हमारे यहाँ केवल 2.5 करोड़ पर्यटकों की संख्या, तो कहीं ना कहीं हमारे यहां पर प्रचार की कमी है। विश्व में सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल अगर है तो भारतवर्ष में है जी। और अगर भारतवर्ष का अगर नाम लेते हैं और अगर क्षेत्र वाइज अपन जाते हैं भारतवर्ष में, तो सबसे ज्यादा नंबर राजस्थान का आता है।
और अगर पर्यटकों की संख्या अगर भारतवर्ष में बढ़ती है विदेशियों की, तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी बढ़ेगी और राजस्थान को इसका फायदा होगा। अब जो देश के पर्यटक है, हमारे देश के पर्यटक, जो मध्यम वर्ग का पर्यटक था, पिछले 5-10 साल में मध्यम वर्ग का जो पर्यटक था उसकी संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पहले पैसे वाले लोग पर्यटक के लिए जाते थे, उनका एक निश्चित बजट होता था कि वो अपने देश में या विदेश में घूमने के लिए जाते थे। अब चूंकि मध्यम वर्ग के लोग भी अपना एक बजट बनाते हैं, वो कि ये पैसा हमको घूमने में लगाना है जी, तो वो पैसा तो हमने ये देखा। मैं दूसरी बात पे कह रहा हूं, आप मेरा सवाल आपसे ये है कि उम्मीद की जाने वाली बात है, आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं। मैं तो वो बात जानना चाहता हूं कि एक आम पर्यटक जो आप वेंडर है, टूरिज्म से जुड़े होटल व्यवसायी हैं, ये किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? बजट में उम्मीदों का बजट है, हम उम्मीद पे चर्चा कर रहे हैं। हम ये उम्मीद करना चाहते हैं कि जो हमारे पर्यटक इस तरह पूरे भारतवर्ष में और स्पेशली में राजस्थान के कि यहाँ पर जो सुविधा प्रदान की जाती है वो इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं यहाँ प्रदान हो। जो विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं तो वो अपने घर जाकर के वापिस ये कहे कि आपको अगर पहले प्रायोरिटी देनी है घूमने के लिए तो भारतवर्ष को देनी है, और अगर भारतवर्ष में अगर आप जाते हो तो निश्चित रूप से आप राजस्थान में जाना, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है जहां भीड़ भाड़ कम है, घूमने के लिहाज से बहुत ही सुविधाजनक जगह है। हुसैन साहब, आप बहुत सीमित दायरे में बताइए कि आप पर्टिकुलर एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ये राजस्थान आएगा टूरिस्ट, इंडिया में कहीं पे भी आएगा, जैसे फॉरेनर्स की आप बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ वो जानना चाह रहा हूं कि आपको जो पेचीदगियां लगती हैं कि हमें ये राहत मिलनी चाहिए, आपको अगर फूड पे कहीं टैक्स ज्यादा लग रहा है, होटल में टैक्स, लग्जरी टैक्स ज्यादा कहीं लग रहा है, आपको स्टार्स में अगर कहीं कोई कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, मैं वो बात जानना चाहता हूं कि खास अगर ये चीजें अगर मोदी साहब करके देंगे, जेटली की पोटली से अगर निकलेगा तो हमें वहां राहत मिल सकती है। मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे। जहां तक बजट की बात है और जहां तक टैक्स की बात है, तो जीएसटी हमारे यहां पर अभी रेस्टोरेंट में सरकार ने 5% कर दी है और यह सराहनीय कदम है। इसकी अब सराहना करते हैं कि सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया। बावजूद इसके हम ये कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान सबसे पहले आदमी की आवश्यक मूलभूत सुविधा, जीने के लिए उसको खाने की आवश्यकता होती है, और 5% टैक्स एक छोटे रेस्टोरेंट में भी अगर कोई खाना खाता है तो लगता है। तो हम सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि वो छोटे रेस्टोरेंट में, बजट क्लास होटलों में अगर कोई खाना खाता है तो टैक्स पर ही खाना होना चाहिए, क्योंकि जब खाना वहां पहुंचता है तो भी वो हर जगह से टैक्स देता हुआ आता है और उस खाना पर भी वो टैक्स होता है, तो वहां पर गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कम से कम वो टैक्स फ्री हो जाना चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में, वापस आपके पास में आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ आत्माराम गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और गोरेराज भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आपका भी स्वागत है। गुप्ता साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आप आए तो उससे ठीक पहले शेर शर्मा साहब से मेरी चर्चा हो रही थी, तो कहना था कि पिछले कुछ टाइम से रियल एस्टेट काफी परेशानी में है। क्या उम्मीद की जा सकती है इस बजट में, क्योंकि पिछली बार मुझे मालूम है कि बजट में रियल एस्टेट को प्रोत्साहन सरकार देगी और कुछ इस तरह के अनाउंसमेंट्स भी थे, क्या धरातल पे उतर आए हैं? क्योंकि पहला जो बजट था, इससे पहले वाला बजट 17-18, वो नोटबंदी के साये में आया था और अब जीएसटी के बाद का पहला बजट होगा ये, तो कुछ उम्मीद की जा सकती है कि रियल एस्टेट में कुछ इस तरह की हमें राहत मिलनी चाहिए? निश्चित तौर से देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, उस कैटेगरी के अंदर हाउसिंग इंडस्ट्री आती है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाउसिंग फॉर ऑल का स्लोगन देके इस चीज की महत्ता को और बढ़ाया है। ऐसी स्थिति में जब हम टैक्स की बात करते हैं, इसको 2-3 चरणों में बात कर सकते हैं। टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, अदर मैटर्स है। तो जीएसटी के रूप में हम देखते हैं तो आज की डेट में 12% नेट जीएसटी लग रहा है। 18% में से लैंड का 1/3 अबेटमेंट के बाद में 12% लग रहा है, और उसमें से सेट ऑफ जो है लैंड का सेट ऑफ बहुत ही 1/3 से ज्यादा होता है, लैंड की वैल्यू ज्यादा होती है। तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि लैंड का सेट ऑफ 50% से ज्यादा कीमत होने की वजह से 1/3 की जगह सेट ऑफ को 50% करना चाहिए लैंड को। तो 18% का अगर रेट रहती है तो 50% से घट करके 9% इफेक्टिव रेट रहती है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि चूंकि इसकी महत्ता ज्यादा है, नेशन वाइड इसकी महत्ता है पूरी, और आवश्यकता है आम आदमी के घर के सपने की, तो जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब 8% होना चाहिए और 8% में उसकी 50% लैंड का अबेटमेंट होकर के और इफेक्टिव रेट 4% रहनी चाहिए। ये एक एसेंशियल कमोडिटी के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि ये आज देश के अंदर एग्रीकल्चर के बाद
सबसे बड़ा रोजगार का सेंटर है, जहां कि आज गांव का कोई भी प्राणी आकर के गांव में चौकटी के माध्यम से अपना एक पेट पालन के लिए रोजगार कर सकता है, किसी मकान में दिहाड़ी कर सकता है, किसी हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर जाके जोड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा साधन है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा हिट हो रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा इनकम टैक्स जीएसटी की बात करें तो इफेक्टिव रेट 8% रेट अभी होनी चाहिए, उसमें लैंड अबेटमेंट 50% होकर के और नेट 4% होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि स्टैंप ड्यूटी की एक बहुत बड़ी बात है। जीएसटी से पहले रियल एस्टेट के ऊपर लगता नहीं था कोई टैक्स, स्टेट का टैक्स, स्टैंप ड्यूटी लगा करती थी। तो अब स्टैंप ड्यूटी मिला करके अभी आज की रेट में 12% जीएसटी है और 6% से 8% के आसपास स्टैंप ड्यूटी जोड़ करके 19-20% इफेक्टिव रेट पड़ती है, जो कि आज किसी भी स्थिति में 18-20% रियल एस्टेट के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो इसको स्टैंप ड्यूटी को इसमें मर्ज कर देना चाहिए जीएसटी के अंदर। जो 8% की हम बात कर रहे हैं कि इसके 8% जीएसटी रेट हो रियल एस्टेट के लिए और इफेक्टिव अबेटमेंट के बाद 4% हो, जो कि स्टैंप ड्यूटी को मर्ज करके हो। प्री टॉक्स जब सरकारें करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट करे चाहे फेडरल सिस्टम में पूछा जाए, तो कुछ रियल एस्टेट के व्यवसायी गए भी होंगे, वहां पे चर्चा हुई होगी अरुण जेटली से, तो कुछ इस तरह के संकेत दिए हैं। क्योंकि अभी CS शर्मा साहब कह रहे थे कि रियल एस्टेट का जो व्यापार है, काफी ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल जिन इस समय व्यापारियों को बड़ी एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसमें रियल एस्टेट भी एक है। तो इसको कहीं अवगत कराया है कि जिसमें उम्मीद निश्चित तौर से हमारे डेलीगेशंस वहां मिले हैं जाकर के, माननीय जेटली से मिले, क्रेडी का डेलीगेशन मिला है, आपके नरेडको का डेलीगेशन मिला है और ऑल इंडिया बिल्डर्स एसोसिएशन के लोग मिले हैं और सबने प्रयास ही किया कि 8% इसकी इफेक्टिव रेट हो और 8 में से 4% इसका 50% अबेटमेंट के बाद 4% आए। ये तो एक पहलू है, क्योंकि इसके साथ साथ रोजगार तो एक बात है, इससे 300-400 इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। आज टाइल की बात करें, सिरेमिक की बात करें, टोंटी की बात करें, आपके स्टोन की बात करें, बजरी की बात करें, सीमेंट की बात करें, स्टील की बात करें, फ्रेम्स की बात करें, विंडोज की बात करें, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि सारे इसकी इंडस्ट्री की वजह से हिट हो रहे हैं। तो एक ये पार्ट है। दूसरा पार्ट आ जाता है हमारा इससे जुड़ा हुआ कि आज ये सारे पनपेंगे तो उससे देश की जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा बढ़ोतरी होती है। जो विकसित देश है, आपसे पहले भी कई बार बात हुई कि विकसित देशों के अंदर लगभग हम 20 से 25% रियल एस्टेट इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन होता है पूरी जीडीपी में। हमारे देश में आज की रेट में 5 से 8% के बीच में वेरी कर रहा है, जो कि एक तब तो हम डेवलप्ड कंट्रीज से तुलना कर रहे हैं। आज भी अखबार में था कि हम आज वेल्थ के अंदर दुनिया के अंदर 4थे नंबर पे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब डेवलप्ड कंट्री से बात करते हैं तो उसके कारणों को देखना पड़ेगा कि जीडीपी कैसे बढ़े। तो उसमें रियल एस्टेट को बहुत बड़ा एक प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसको रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा इसके अकॉर्डिंगली देना चाहिए, ताकि बैंकों से जो लोन मिलता है और सेक्टर से मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वो सारे इसको बेनिफिट मिलेंगे। तो आम आदमी को बेनिफिट पास ऑन होकर के और एक ये कमोडिटी के रूप में अच्छे रूप में निकल के आएगा, जिससे देश की तरक्की भी होगी, रोजगार मिलेगा और टैक्स की भी कलेक्शन बढ़ेगा जो आ रहा है इससे ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि हाउस लोन की जो लिमिट है अगर उसे बढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है कि एक सहज हो सकता है। एक छोटा सा सवाल और होगा मेरा आपसे यहाँ पे कि अक्सर ये सवाल उठते हैं कि मोदी साहब जो सपना लेकर के चल रहे हैं, कितने आवास हमें बनाने के देने हैं। बीजेपी शासित जिन राज्यों में सरकार है, भाजपा शासित जिन राज्यों में सरकार है, वहां पे भी लक्ष्य बहुत दूर है। अभी जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो वो पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। यही वजह ये हो सकती है कि आप और इच्छाएं बहुत सारी पाल रहे हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा प्रश्न है कि आज अफोर्डेबल हाउसिंग की बातें बहुत हुई, केंद्र सरकार के स्तर पे भी, राज्य सरकारों के स्तर पे भी। इसमें 2-3 चीजों में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। एक तो साइज को लेकर के कि 60 स्क्वायर मीटर और 30 स्क्वायर मीटर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स के लिए साइजेज निर्धारित की गई उसके कारपेट एरिया की। हालांकि गए बजट में बिल्टअप एरिया से कारपेट एरिया पे निर्धारित किया था, उससे थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन अभी भी क्योंकि बॉम्बे को हम बेस लेके बात करते हैं तो वहां 8x10 का कमरा, 8x8 का कमरा सफिशिएंट हो सकता है, पर बाकी देश के लिए 8x10 का 8-10x10 के कमरे में आदमी का रहना संभव नहीं है। जो यहाँ के आवश्यकताएं हैं खुले एरियाज में रहने की है, तो यहाँ के लिए 60 मीटर से बढ़ा करके इसको कम से कम 100 मीटर के लगभग इसे कारपेट एरिया करना चाहिए, ताकि इसमें एक आम आदमी, जो गरीब आदमी का मतलब यह है कि जो आसानी से रह भी सके। आज जितने अफोर्डेबल हाउसेज बने हैं उनमें आधे से ज्यादा तो बने ही नहीं, बन रहे हैं तो उसकी रेट्स की पॉलिसी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स की है कि आज 1200 रुपए देते हैं, जिसमें 100 रुपए उसमें से मेंटेनेंस सोसाइटी में जाता है, 50 रुपए गवर्नमेंट के पास जाता है, 1100 रुपए के अंदर आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही मीट आउट नहीं होती। तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। आज बिल्डर जो भी काम कर रहा है उसके रेरा के तहत, रेरा नियमों के तहत
व्यापारी को इतना जबरदस्त उसको चौतरफ से कंट्रोल किया गया है, उसको रेगुलाइज किया गया है कि वो 1% भी इधर उधर नहीं हिल सकता, और 5 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेके चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको प्रॉफिट तो रीजनेबल चाहिए ही चाहिए। जब तक उसको इंसेंटिवाइज नहीं होगा, जब तक आपको जो बिल्डर काम कर रहा है उसका टोटल इनकम टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के दर्जे से हम तुलना करना चाहिए इसे। आज रोड कोई कंस्ट्रक्शन करता है, डैम बनाता है, उसको पूरा इनकम टैक्स का पूरा एग्जम्पशन होता है। तो क्यों नहीं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जा देकर के और इसके अंदर भी छूट, पूरी उसकी आय को पूरा छूट से रखा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ आकर्षित हो। आज इन्वेस्टमेंट में भी आकर्षित नहीं हो रहे लोग, तो ये बड़ी मार हो रही है इससे कि इस रियल एस्टेट में सपोर्ट जो मिलना चाहिए इन्वेस्टर्स का, वो सपोर्ट कम मिलने से इसमें पैसा कम लग रहा है, और वो आम आदमी को कॉस्टिंग बढ़ा रही है चीजें। कुछ राहत अगर आम आदमी को मिलेगी और टैक्स पेयर्स को मिलेगी तो मुझे लगता है हाथ में पैसा आएगा वो बाजार में जाएगा, बाजार में जाएगा तो आपको एक कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन हमें कहते हैं डेवलपमेंट की, तरक्की की जो परिभाषा जिसे कहा जाता है, वो साफ दिखाई देगी। लेकिन अभी राहत की जो उम्मीद की जा रही है वो उम्मीदें बहुत ज्यादा है, लेकिन हो रहा है इसमें। हाँ बिल्कुल, उम्मीदें बहुत है। और बेरोजगारी को कम करने के लिए कई बार ये कहा जाता है आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट, आपको इसको प्रमोट करना होगा। चलिए गोरेराज हमारे साथ में इस वक्त हैं। गोरेराज, किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं इस बजट से, क्योंकि ये मोदी सरकार के कार्यकाल का पूर्ण बजट, आखिरी बजट के रूप में देखा जा सकता है इसे? इसमें जैसे इन्होंने भी अभी बताया, उसी से मैं आगे बढ़ाता हूं मैं, कि इन्होंने काफी सारी बजट में इस बार जो रिक्वायरमेंट है बजट में, वो क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन है अभी जो करना है। मेन जो बेरोजगारी इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है कि बेरोजगारी की वजह से, जैसे इन्होंने एक पक्ष अभी बिल्डर का बताया, इन्होंने एक पक्ष बताया इन्होंने, ठीक है, इनकी बात एकदम जायज थी। सेकंड पक्ष की बायर है क्या, और बायर नहीं है तो क्यों नहीं है, और बायर नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, किसी भी डेवलप कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो होता है डबल डिजिट में होता है। इंडिया का कितने डिजिट में है? 3%, 4%, 2% पे भी कई बार चला जाता है। जब तक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं होगी तब तक आपको रोजगार नहीं आएंगे, रोजगार नहीं आएंगे तो वो बायर भी नहीं आ पाएंगे, बायर नहीं आएंगे तो सारी इंडस्ट्री सिंक होती जाएगी। आप किसी भी चले जाइए, आप वहां पे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देने के लिए इस बजट में नहीं कोई ऐसा कुछ आता है जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़े और लोगों का रोजगार बढ़े, और रोजगार बढ़ेंगे तो बायर आएंगे, बायर आएंगे तो सारी इंडस्ट्री चलेंगी, और सारी चीजें इन्हीं पे रुके हुए हैं। लेकिन बजट में जैसे इन्होंने बताया, जीएसटी के लिए ऐसा इंप्लीमेंट करते वक्त ये कहा गया कि एक देश एक टैक्स लागू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टाम्प ड्यूटी जैसे इन्होंने बताया, अब स्टाम्प ड्यूटी है, स्टाम्प ड्यूटी एक अलग समस्या है। उसके बाद जब जीएसटी ले रहे हैं तो उसको स्टाम्प ड्यूटी को उसी के अंदर कर दे, पेट्रोल डीजल पे भी जीएसटी कर दे। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे रिबेट देने की जरूरत है, जहां को एक जब हमने जीएसटी लागू कर दिया तो उसको पूरी तरीके से जीएसटी को लागू कर दे, पहली चीज। दूसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कैसे दे सकते हैं, मैं आपको दूसरे क्षेत्र में बताना चाहता हूं कि स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, आपको इसका अंदाजा नहीं होगा। आप किसी बैंकिंग सेक्टर वाले से पूछिए, आज के डेट में बिल्डर तो नेगेटिव प्रोफाइल तो है ही, बिल्डर का प्रोफाइल। इसके साथ जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं उन सब की, जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखे हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं, लोन रिपे कर पा रहे हैं, और नया कुछ प्रोजेक्ट चालू करने चाह रहे हैं, उनके लिए बैंक नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार नहीं होने की वजह से उनके पास कोई इंजीनियरिंग करने नहीं जा रहा है, कोई एमबीए करने नहीं जा रहा है। वो आज राजस्थान की स्थिति में बता रहा हूं मैं, बहुत सारे केसेस मतलब कि एनके में जाने के लिए तैयार है, मैं बता रहा हूं आपको। उसका सारा चीज जो रिलेशन है वो रोजगार से रिलेटेड। अगर रोजगार मिलता तो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, एमबीए करते हैं। अब लोग इंजीनियरिंग एमबीए नहीं कर रहे हैं, तो जिन शिक्षण संस्थानों ने लोन लेके अपना पूरा इंडस्ट्री खड़ा किया शिक्षण संस्थान का, वो फट रहे हैं। अब मतलब फटने का मतलब कि वो चुका नहीं पा रहे हैं, रीपे नहीं कर पा रहे हैं। तो एक जो एजुकेशन का सेक्टर था, जिसे एक टाइम में कहा जाता था कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत लोग गए उसके अंदर, लेकिन आज एजुकेशन का सेक्टर पूरी तरीके से, आप बिल्डर्स का आपने इन्होंने बात बताया ही, तो ये सारे सेक्टर और इन सब के पीछे एक ही चीज है, मेन मुख्य जो कारण में है रोजगार। रोजगार आने के लिए सबसे पहला कदम यही होगा कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देनी होगी, और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जब हम नहीं दे पाएंगे तो रोजगार नहीं होगा। क्योंकि किसी भी डेवलप कंट्री का देख लेना, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ डबल डिजिट में होता है, और हम तो डबल डिजिट का 50%, 5% पे भी, 6% पे भी नहीं जा पाते।
तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये बजट, चलिए बजट में हम नहीं जाना चाहेंगे, फिर हम तो सिर्फ इसमें जाना चाहेंगे कि तो इस बजट में कुछ ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि जिससे ये कदम, ये सरकार को कदम क्या उठानी चाहिए? कदम ये उठाना चाहिए जिन्होंने, जैसा इन्होंने बताया कि जैसे कि रियलिटी सेक्टर से 200 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, फैक्ट है। तो इसमें क्या है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए कुछ चीजों को, टैक्सेशन सिस्टम को कुछ बदलें, कुछ जो इन्होंने जो एरिया वाली बताई, मैं एरिया वाले पे और मैं बताता हूं। एरिया में क्या है कि इतने छोटे से जगह में रियली में रह नहीं सकता है कोई आदमी, जहां पे बहुत कम प्रोजेक्ट है जो कि ऑन बोर्ड हो गए, ऑन बोर्ड हुए ही नहीं, या तो अप्रूवल हो रही है और नक्शा पास ही नहीं हो रहा है, उनका जेडीए में रुका पड़ा है। तो इन सबों की वजह से जो हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जन आवास और प्रधानमंत्री जन आवास एक्चुअल में ग्राउंड पे वो ऑनबोर्ड नहीं हो पा रहे हैं, और ऑनबोर्ड होने की स्थिति नहीं है। ये जो प्रैक्टिकल बताए, इतने मतलब मुर्गी के दरबे जैसे बन गए, कोई रह ही नहीं सकता, उनका बेड ही नहीं लगेगा, तो आदमी उसमें रहेगा क्यों और लेगा क्यों? तो उसको केवल कागजी और विज्ञापन तक ही सीमित करने से नहीं, उसको धरातल तर्कसंगत बनाना पड़ेगा। उसको जो 60 गज का बताया 100 गज करना होगा, तो मतलब कि एक फैमिली रहता है। जी। चलिए, मैं एक बात मैं देख रहा हूं, लगातार हम दूसरे दिन चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग जो बात कर रहे हैं निकल करके सामने आ रही है, कुछ तो यही कहना चाहते हैं कि बजट तो बहुत पेश कर चुके हैं, बजट पे भरोसा जताने की सबसे बड़ी बात है कि भरोसा कैसे किया जाए। भरोसे का जो अभाव है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है कि भरोसा, जैसे ये भी एक भरोसे की बात है कि आप कम से कम किसी को रहने के लिए इतना बड़ा मकान तो दीजिए कि उसका बेड तो आ सके उसमें। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। सैंक्शन की जाती हैं योजनाएं भी, लेकिन उसमें 100% फाइनेंसिंग बहुत कम योजनाओं में होता है। उसमें हमेशा ये होता है कि 80% जैसे उन्होंने दे दिया, 20% स्टेट गवर्नमेंट लगाए, ये करे वो करे। तो जनरली स्टेट्स का ये रहता है कि हम सेंट्रल का बजट तो खर्च करना, लेकिन अपना बजट नहीं लगाना। जो भी बजट हो आम आदमी के हित का हो, और टैक्स को एक टैक्स कर दिया जाए, उस कदम पे वो अगर राहत चलते रहे तो उद्योगपति के लिए भी बढ़िया है और आम आदमी के लिए भी बहुत बढ़िया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उम्मीदों का बजट 2018-19। क्या उम्मीद कर सकते हैं इस बजट से, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। वापस एक बार आत्माराम गुप्ता जी के पास में मैं जाना चाहूंगा। गुप्ता साहब, कुछ खामियां, ये बात सही है कि रियल एस्टेट से जुड़े जो व्यवसायी हैं उनको इसका नुकसान होता है, और ये नुकसान एक आम कंज्यूमर को भी कह सकते हैं जो प्रोडक्ट को खरीदता है। कई सिटीज में आप ये देखें कि हाउस रेंट है, उसमें ऐसा मानता है। आप अगर हाउस लोन का दायरा अगर बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि जो सैलरी वाला व्यक्ति है उसका थोड़ा सा मन और बड़ा हो सकता है कि चले मैं मेरे टैक्स को बचाने के लिए मैं यहां कर सकता हूं। उसका भी सीधा असर स्टाम्प ड्यूटी के जरिए, आपके टैक्स के जरिए सरकार के खाते में ही जाता है। उसका जो बेनिफिट कुछ पेचीदगियां हैं ऐसे, तो आपको लगता है कि बजट में ऐसी कौन सी चीजें आप लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं कि कम से कम चले नई राहत नहीं है तो इनको तो आप हमारे साथ सलीके से करिए कि आप एक जगह को अपनी आइडिया लिया और सब पे उसको थोप दिया, या कहें कि सबको लागू कर दिया। कुछ ऐसी पेचीदगियां जो रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं वो कहते हैं कि इन खामियों को दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आज रियल एस्टेट के जरिए कितना बड़ा बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, सारी चीजों का जुड़ा हुआ है। आज इनकम टैक्स की हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि जो बिल्डर काम कर रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जे में आने से उसकी आय पूरी टैक्स फ्री की जाए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इन्वेस्टर सेगमेंट जुड़ेगा तो स्ट्रेंथ मिलेगी। आज कमजोरी बिल्डर के साथ है कि उसको फंड फ्लो मैच नहीं हो रहा, तो इन्वेस्टर जुड़ेगा तो उसका काम तेजी से बढ़ेगा, रोजगार के माध्यम से देश की तरक्की में काफी बड़ी भागीदारी निभा पाएगा। दूसरा पॉइंट आता है खरीदार को आकर्षित करना, कि आज एम्प्लॉई है, बैंक एम्प्लॉई है, सरकारी अधिकारी है, जो भी लोग हैं, इनको खरीदने के लिए आज जो ब्याज का पेमेंट होता है वो ब्याज का पेमेंट 2 लाख रुपए तक का खाली छूट मिलती है 1 साल के अंदर। अब 2 लाख रुपए का ब्याज तो खाली आपके 20 लाख का लोन होता है उसमें ही हो जाता है 1 साल का। अगर किसी ने 40 लाख का लोन लिया तो उसका लगभग 3-4 लाख रुपया ब्याज बनेगा साल भर का। तो ये लिमिट 2 लाख से बढ़ा करके कम से कम 4 लाख इस लिमिट को करनी चाहिए, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत पहले टाइम से बनी हुई है। दूसरा, इसमें जो मूल पेमेंट जाता है, मकान खरीदने के बाद जो लोन का रिपेमेंट किया जाता है,
तो जो मूल भुगतान होता है वो 1.5 लाख के अंदर LIC, दूसरे PF फंड हैं और सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, सारों को मिला करके 1.5 लाख की लिमिट है। उस लिमिट को भी बढ़ा करके कम से कम 3 लाख रुपए किया जाना चाहिए, ताकि जो आदमी टैक्स प्लानिंग कर रहा है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी एक सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉई आदमी है, वो अपनी टैक्स प्लानिंग करके अपने वृद्धावस्था के लिए, अपने रहने के लिए मकान खरीद सके, उसका अट्रैक्शन बन सके। तो इसके लिए इंसेंटिवाइज ये करना चाहिए ताकि वो इसको कर सके। और साथ साथ हम टैक्स के लिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, आज शेयर मार्केट के अंदर केवल 1 साल के अंदर कोई शेयर होल्ड करता है, उसके बाद उसकी टैक्स फ्री इनकम हो जाती है 1 साल के बाद। तो क्यों नहीं रियल एस्टेट के अंदर भी 1 साल की होल्डिंग के बाद में उसकी जो आय होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट हो जाए और वो टैक्स फ्री हो जाए, तो निश्चित तौर से लोगों का आकर्षण इसमें बढ़ेगा। और आकर्षण शेयर की तुलना हम करते हैं, शेयर एक तरफा बढ़ता जा रहा है। ये जिस दिन धराशायी होगा, कोई देश के अंदर शेयर के अंदर जो उंगलियां जलती है, उस समय कोई संभालने वाला नहीं मिलता उन्हें और बिल्कुल घर बर्बाद हो जाते हैं। तो रियल एस्टेट की तरफ आकर्षण बढ़ना चाहिए। शेयर का 1 साल का जो गेन है वो रियल एस्टेट के अंदर भी करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक सेक्टर इससे जुड़ेगा और इसमें बढ़ोतरी होगी। क्योंकि नियम कानून कायदे की हम अगर बात करें तो आज रेरा एक्ट ऐसा इंप्लीमेंट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि उससे डेवलपर और बायर दोनों की क्लैरिटी बहुत स्पष्ट हो गई कि क्या लेट होगा तो क्या ब्याज देगा, जल्दी होगा तो क्या होगा, स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, कितने क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या एग्रीमेंट की लैंग्वेज होगी, सारी चीजें डिफाइन हो गई। तो अब कोई रिस्क वाला फैक्टर बिल्कुल नहीं बचा रेरा एक्ट लागू होने के बाद में। तो इस चीज को, असमंजस को दूर करते हुए केंद्रीय सरकार को और राज्य सरकारों को मिलकर के इसमें कस्टमर कैसे अट्रैक्ट हो, कैसे बिल्डर अट्रैक्ट हो और कैसे इसके साथ जुड़ी हुई 300-400 इंडस्ट्रीज हैं वो इसमें ग्रोथ के अंदर पाथ में जुड़े। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आज बजरी की समस्या की बात करें हम जी, तो आज बजरी के लिए भी केंद्रीय सरकार को इसके ऊपर भी कोई एक्ट लाना चाहिए इस बजट के माध्यम से, कि एनवायरमेंट के नाम के ऊपर हम सारे इंडस्ट्री को हिट करके बैठे हुए हैं। तो आज बजरी निकल तो रही है, 2 नंबर में आ रही है या अनऑथराइज में आ रही है, तो बजरी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नियम बना करके ऐसा करना चाहिए कि बजरी की छोटी छोटी माइनिंग करके और एक सिस्टमाइज कर दे ताकि उससे काम चले तो सही। क्योंकि बजरी का सब्सिट्यूट जो दूसरे जो भी है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। स्टोन डस्ट बनती है, लेकिन स्टोन डस्ट में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टोन डस्ट है, क्रश स्टोन हो, धुली हुई हो, तब जाके वो काम इफेक्टिव आ सकती है। लेकिन जब उसके अलाउ कर देंगे तो वो पूरी डस्ट के डस्ट रूप काम आएगा, तो मिट्टी है डस्ट। तो इसलिए बजरी का रूप तो बजरी है, क्वालिटी के ऊपर सवाल तो ये बहुत बड़ी महती आज आवश्यकता है। तो बजट के अंदर ये भी करना है, क्योंकि इस रियल एस्टेट से आज पूरा देश जुड़ा हुआ है, हर आम आदमी का सपना जुड़ा हुआ है, घर का सपना। आज देश में लगभग ना करते करते 1 करोड़ हाउसेज की जरूरत है आज। वो पूरी कैसे होगी अगर ये बजरी नहीं होगी, सुविधाएं नहीं होगी, इंसेंटिव्स नहीं होंगे। तो ये मेरा आपके माध्यम से कहना है। जी, आप सही कह रहे हैं। बजरी एक, हालांकि मुद्दा बिल्कुल बजरी पे सरकार को विचार करना चाहिए। पहले बहुत छोटे छोटे माइनिंग लोग करते थे बजरी को लेकर के। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो उसी मायने में आपके पास में जो बजरी का दोहन करने वाले लोग हैं वो बढ़ सकते। लेकिन जब से माफिया जिसमें जो कहा जाता है कि उनके आने के बाद सरकार को कठपुतली की तरह अपने अंदाज से चला रहे हैं और बड़ा एक कह सकते हैं कि जैसे रैकेट्स काम करते हैं बजरी में, और उसकी वजह से बेरोजगारी काफी बढ़ रही है। लोगों के काम रुके पड़े हैं, काम रुकते हैं तो दिहाड़ी मजदूर जो है उनकी दिनचर्या, उनकी रोजी रोटी पर सीधा इसका असर पड़ता है। एक बार वापस मैं CS शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो स्थितियां बन रही हैं अभी, जिसमें राहत की उम्मीद की जा रही है कि राहत होनी चाहिए रियल एस्टेट को लेकर के, आत्माराम जी ने बड़े ही एक साफ तरीके से कहा है। वास्तव में प्रैक्टिकली उन्होंने चीजों को देखा जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। क्या वास्तव में सरकार को इस ओर ये ध्यान देना होगा बजट में कि एक आम जो कंज्यूमर, खासकर मध्यम वर्ग का व्यक्ति, उसके हाथ में पैसा आना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में घर नहीं है और सबसे बड़ा जो खामियाजा उठाना पड़ता है उसी को उठाना पड़ता है। वो ये तो सोचता है कि जो मैं किराया दे रहा हूं उसकी, अगर मैं हाउस रेंट को मैं लोन की किस्त में चुकाऊंगा तो मुझे बड़ा फायदा होगा। लेकिन जो गैप है अभी भी वो काफी कम है, और ये कह सकते हैं कि जो टैक्स ले रहे हैं उन्हें अगर राहत मिल सके, हाउस लोन में अगर और बड़ी छूट दी जा सके तो कुछ बेनिफिट इससे मिल सकता है उस सेक्टर को। हाउस लोन में तो छूट का उम्मीद कर सकते हैं मिलेगी, और बैंकों में लोनिंग कैपेसिटी भी, आम आदमी को लोनिंग करने की कैपेसिटी भी बढ़ाने पर अपन उम्मीद कर सकते हैं मिलेगी। लेकिन जहां एज सच ये जो इंडस्ट्री है जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है, इसमें इसको कोई ज्यादा रिलीफ की उम्मीद कम है। एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा आपसे कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, हम सभी को ही,
जब जेटली साहब से पहले बजट और दूसरे बजट को लेकर के जिक्र किया गया था कि मध्यम वर्ग को बहुत कुछ नहीं दिया है, तो उन्होंने कहा था कि मध्यम वर्ग अपना ध्यान खुद रखेगा, यानी कि भगवान भरोसे मध्यम वर्ग ना। तो इस बजट में कुछ उम्मीद करेंगे, क्योंकि मध्यम वर्ग काफी मोदी जी को इस सीट पे पहुंचाने वाला मध्यम वर्ग। हाँ, और फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो भी मध्यम वर्ग ने की थी। अगर मध्यम वर्ग से कोई भी सरकार, मोदी जी नहीं, कांग्रेस सरकार ने टक्कर ली तो कांग्रेस सरकार के मोदी जी लेंगे तो मोदी जी चले जाएंगे। मध्यम वर्ग को तो इनको राहत देनी पड़ेगी। इस देश की बैकबोन ही मध्यम वर्ग और लोअर मीडियम के क्लास है, सारी इकोनॉमी उस पर बेस्ड है। बाकी हायर लेवल के जो 1% आदमी है वो तो सारी केंद्रीय योजनाओं पर जो हमारा पैसा है वो तो वो यूटिलाइज कर रहे हैं। आम आदमी को क्या मिल रहा है? अभी पेपर में आया था 1%, पूरी वेल्थ 1% आदमियों पे केंद्रित है। तो जितनी भी योजना है, जितने बड़े घरानों से चालू हो रही है, केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन है वो सब बड़े घरानों से चालू हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मध्यम वर्ग को तो ये रिलीफ देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो समय बता देगा। बिल्कुल ठीक है। गौरराज जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मध्यम वर्ग का जो जिक्र कर रहे हैं, मध्यम वर्ग को काफी उम्मीद है इस बजट से, क्योंकि चुनाव भी सामने जाना है मोदी सरकार को। तो इलेक्शन ओरिएंटेड बजट इसे कहें तो अभी इसे कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन कितना आता है बजट पे। मोदी जी ने एक बात तो साफ कही थी कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में कि ये तय मानिए कि जो बजट आएगा वो चुनावी बजट या कहें कि घोषणाओं का पुलिंदा नहीं होगा, काफी सच्चाई के आसपास होगा। उन्होंने एग्जैक्टली जो कहा था उस समय साफ कहा था कि लोक लुभावन वाला बजट नहीं होगा। तो लोक लुभावन वाला अगर बजट नहीं होगा, जिसमें अगर विकास के रास्ते खुलेंगे तो उसमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ये आखिरी मौका है मोदी सरकार के सामने। तो अब तक का जो एक्सपीरियंस है, चीजों को देखें तो उससे तो लोक लुभावन और साथ में कहें कि राहत का बजट होना चाहिए। नहीं, राहत का बजट तो होना चाहिए, लेकिन ये कड़े कदम वाली बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि कड़ा कदम क्या है? कड़े कदम लेने से कभी भी जनता से कभी भी उनको दिक्कत नहीं होती है। कड़े कदम के लिए उन्होंने जैसे कड़े कदम के लिए नोटबंदी और ये सब बोलते हैं, नोटबंदी कोई कड़ा कदम नहीं था, ये गलत कदम था जो ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, नोटबंदी के लिए एक चीज और ऐड कर दूं, जिन भी कंट्री में जहां पे लेस कैश है वहां करप्शन कम है, ऐसा नहीं है, वहां पे करप्शन ज्यादा है जब करप्शन का इंडेक्स देखते हैं तो। तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, जो इनका बजट का है, बजट से लोगों को उम्मीद रहती है और इस बार भी उम्मीद है और अभी ज्यादा उम्मीद है। अभी ज्यादा इसलिए उम्मीद है क्योंकि सरकार ने लोगों को, युवाओं को रोजगार के लिए बोला था। मैं बार बार रोजगार पे आ रहा हूं क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड है एक चीजों से। एम्प्लॉयमेंट से सभी चीजें हैं। अगर डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो सारी चीजें बढ़ेंगी। तो मैं बोल रहा हूं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आज के दुनिया के सबसे ज्यादा युवा अपने देश में है। एक छोटा सा सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है। बजट के ठीक 2 दिन पहले पीएमओ के फाइनेंस डिपार्टमेंट के उस लेटर का जिक्र मैं करना चाहूंगा, जिसमें यह कहा गया है कि जो 5 साल या उससे ज्यादा समय से वैकेंसीज हैं उन्हें आप खत्म करिए। तो रोजगार के जो उसका तो एक तो बड़ा सवाल होगा, और ये संख्या करीब 1 करोड़ के आसपास बताते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं कि ये उन्होंने जो नौकरियां खत्म की हैं वो उससे भी काफी नाराजगी है लोगों में और उससे काफी इंपैक्ट आएगा। अभी दूसरी चीज, आप सरकारी विभागों में जाएंगे, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, और जो है तो उनको रिटायर या ठेके पद्धति पे लेके आ रहे हैं। वो एक ऑल्टरनेटिव रोजगार का या शॉर्ट टर्म रोजगार का हो सकता है, लेकिन किसी के मतलब वो आजीविका उस मतलब ठेके पद्धति की नौकरी से नहीं चल सकती है, उसका परिवार नहीं चल सकता है, वो अपना घर में अपने मतलब जरूरत की चीजों को पूर्ण नहीं कर सकता है उस चीज से। तो सबसे बहुत ठोस इसके ऊपर जो कॉन्क्रीट इस पे डिसीजन उनको लेना होगा कि बजट ऐसा हो जिससे जो हमारे जिन सेक्टरों से रोजगार उत्पन्न हो सकता है वहां पे बढ़े, जिन सेक्टरों में डाउनफॉल आ गया है, जो प्राइवेट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके यहाँ पे रिक्रूटमेंट रोक दी गई है, छटनी की कार्रवाई चल रही है, रोज न्यूज में आते रहते हैं अगर कहीं रिपोर्ट होता है तो। अब देखेंगे कि सब जगह मंदी का दौर चल रहा है, सारे सेक्टर, किसी भी सेक्टर में ले लो आप, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर लें, चाहे रियलिटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, चाहे टेलीकॉम सेक्टर की बात करें। टेलीकॉम सेक्टर में कहां, आप एक रिपोर्ट अभी आई है कि किसी स्टेट वाइज की थी कि वहां 8 या 9 ऑपरेटर हुआ करते थे, अब 5 ऑपरेटर बचे और उसके बावजूद लोगों को निकाला जा रहा है। 9 की जगह 5 ऑपरेटर बच गए उस राज्य में और उसके बावजूद उन लोगों को निकाला जा रहा है। तो टेलीकॉम सेक्टर में भी मंदी का एक दौर चल रहा है।
तो इन सारी विषयों पे सोचना होगा कि इन सेक्टरों को कैसे बचाएं, जो लोगों की नौकरियां हैं उनकी कैसी बचे, और जो नए युवा जो पढ़ के निकल रहे हैं उनको दोबारा कैसे उनकी रोजगार उनको दिया जा सके। ऐसा बजट होना चाहिए जिससे रियलिटी, टेलीकॉम सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में जो ग्रोथ, पुरानी ग्रोथ भी आ जाए तो कम से कम काफी राहत मिल जाए, और नई जो रिक्वायरमेंट, जो डिमांड आ रही है जॉब की, उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ, अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि पकौड़े तलने और इस तरह की बातें, तो पकौड़े तलने का काम सदियों से चला आ रहा है। लोग जहां पे भी रिक्वायरमेंट है लोग कर रहे हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, लेकिन उसके लिए भी स्कोप बचे। अगर इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी तो पकौड़े बेचने वाले भी खत्म हो जाएंगे। छोटा सा सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे, एक स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए कुछ कदम? स्टार्टअप इंडिया और ये जितने भी इंडिया है, इनके एक भी अगर सही एग्जाम्पल आपको कहीं पे दिखते हैं तो आप दिखा दीजिए। मैं बता दूं, मुद्रा लोन इन्होंने चालू किया, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया, मैंने बात किया कई लोगों से। मुद्रा लोन किसको मिला? किसी को नहीं मिला। और किसी को अगर एक दो लोगों को दिखाने के लिए मुद्रा लोन मिला है तो मुद्रा लोन जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, फ्रेशर को इन्होंने नहीं दिया है। जो आदमी स्टार्टअप करना चाहता है उसको मुद्रा लोन मिला है, आप मुझे दिखा दीजिए, एक को नहीं मिला। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, जो एग्जिस्टिंग जिसका 20 साल 25 साल का काम है, उसको इन्होंने मुद्रा लोन दिया है। नहीं तो 10-10 20-20 हजार रुपए का इन्होंने मुद्रा लोन दिया है। आप इसका चाहिए तो किसी भी बैंक में किसी रीजन के एक डेटा निकाल के आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं और उसका डेटा ये आप अपने चैनल पे दिखा सकते हैं। एक भी मुद्रा लोन का कोई भी स्टार्टअप किया इन्होंने, मेक इन इंडिया किया। मेक इन इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज को इन्होंने ग्रोथ किया? बताइए, कहां ग्रोथ दिखा? मेक इन इंडिया सफल नहीं हो पाया। मेक इन इंडिया का कोई भी ऐसा, इन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया में कोई ऐसी इंडस्ट्रीज कोई खड़ी हो पाई कि मेक इन इंडिया के तहत, तो आप बता दीजिए जहां पे 4 लोगों का भी रोजगार मिला हो। हमें तो नहीं दिखता कहीं पे भी मार्केट में। तो इसके ऊपर सीरियसली जितना मतलब एडवर्टाइजमेंट पे, उनके विज्ञापनों पे, होर्डिंग पे काम किया गया, अब ये बजट के बाद वो होर्डिंग विज्ञापनों की जगह ग्राउंड पे काम करना होगा कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के थ्रू कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कुछ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देने का काम किया जाए। तो ये होना चाहिए, यही एक्सपेक्टेशन है कि यूथ का जो सबसे ज्यादा अगर ध्यान की बात करें वो ही रहेगा कि उन्हें रोजगार के अवसर कहां मुहैया हो पा रहे हैं, जो एक सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। हुसैन साहब, आपके पास आना चाहूंगा। स्टार्टअप का हम जिक्र कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में या रेस्टोरेंट्स में स्टार्टअप का कुछ रुझान दिख रहा है कि इस ओर कुछ जा सके, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी फूड चेन्स भी शुरू करने की पहल की है। अब वो कितने सफल हो पा रहे हैं ये पता नहीं है मुझे, बट कुछ लगता है आपको कि हम स्टार्टअप में ये कर सकते हैं, सरकार हमें इस तरह का प्रोत्साहन दे? आपको मैं बता दूं कि जितने भी फूड सेक्टर में, रेस्टोरेंट लाइन में जो लोग आते हैं, उन रेस्टोरेंट में जितने रेस्टोरेंट खुलते हैं उसके 60% रेस्टोरेंट आने वाले 6 महीने बंद हो जाते हैं। जी, वजह क्या है? केवल 40 या 35% रेस्टोरेंट ऐसे रहते हैं जो वो लगातार चल पाते हैं, उस कंडीशन में रहते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ पर एक तो जो टैक्स है, जैसे अभी सरकार ने पहले 18 रखा, अब 5 कर दिया, उसकी सराहना हम करते हैं कि 18 से 5 किया। लेकिन हमारा ये मानना ना, हमने एसोसिएशन की तरफ से भी सरकार को एक प्रपत्र भेजा है और हमने हमारी मांग रखी है कि ये 5% भी नहीं रहना चाहिए, ये 5% भी आउट कर देना चाहिए। दूसरा, जीएसटी के अंदर में जो कमरा 1000 तक है उसका कोई टैक्स नहीं है, सरकार ने रखा, ये सराहनीय है। लेकिन 1000 से 2500 तक 12% है, 2500 से ऊपर 7500 तक 18% है और 7500 से ऊपर 28% है। लेकिन जो ये टैक्स सरकार चार्ज करती है ये डिक्लेयर प्राइस पर करती है। माना हमने हमारे कमरे का प्राइस डिक्लेयर किया 3000 रुपया और हम बेच रहे हैं 2000 में, तो जो 3000 रुपये जो डिक्लेयर प्राइस है उस स्लैब को लेकर के सरकार हमारे से टैक्स चार्ज करती है। हमारा यह मानना है कि 12 महीने के अंदर में 9 महीने तो ऐसे होते हैं कि हम डिक्लेयर प्राइस में हमारा रूम नहीं बेच पाते हैं। केवल 3 महीने ऐसे होते हैं, बल्कि 2.5 महीने 3 महीने हमारी डिक्लेयर प्राइस पर मुश्किल से हमारा कमरा बेचते हैं और हमारे को अलग अलग टाइप की स्कीमें चलानी पड़ती है। 2500 से ऊपर का जो स्लैब है 18% वो टैक्स हम दे रहे हैं, बाकी कमरा हम बेच रहे हैं 2000 में। 2000 वाले कमरे का टैक्स लगना चाहिए 12%। तो सरकार को जो हम कमरा जिस प्राइस पर बेचते हैं उस पर टैक्स चार्ज करना चाहिए, ना कि डिक्लेयर प्राइस पर। एक तो ये हमारा, तो हमारी ये मांग है कि जो ये डिक्लेयर
अगर आप करते हैं तो इस स्लैब को बढ़ाया जाए। 1000 का जो स्लैब है इसको करीब करीब 2000 किया जाए, 2500 वाला इसको करीब 3000 किया जाए। ऊपर का जो है उसको अगर आप ऐसा लगता है तो कर दो, लेकिन वो ऊपर लग्जरी लोगों के लिए होता है, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि लग्जरी लोग अगर 7500 के ऊपर टैक्स देते हैं तो वो 8 पे 10 पे भी दे देंगे, उसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक मीडियम दर्जे का भारत का नागरिक और एक उससे भी कमजोर वर्ग का आदमी जो बजट क्लास होटल में रुकता है और मीडियम स्तर के होटलों में रुकता है, तो उसको रिलैक्स मिले। और एक जो हमारा एक बहुत बड़ा तबका, मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा तबका हमारे मध्यम वर्ग के लोग अभी विदेश में यात्रा जाने लगे हैं। पिछले 5-7 साल में हमारे जो देश के लोग विदेशों में जो घूमने के लिए जाने लगे हैं उनकी संख्या 10 गुना बढ़ी है, तो उनको हम रोकें। मेरा छोटा सवाल सुनिए एक बार आप। मेरा छोटा सा सवाल यह है कि आप जो बात कर रहे हैं ये चिंता मन की बात में नरेंद्र मोदी जाहिर कर चुके हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग कोनों में कुछ न कुछ चीजें, आप इसको भी देखिए, हिंदुस्तान को जानिए, हिंदुस्तान को देखिए, तो सरकार को क्या वास्तव में जब मन की बात में जिक्र किया नरेंद्र मोदी ने इसका, तो अब कहीं दिखना चाहिए उसका असर कि आप पे कम से कम कहीं राहत तो दीजिए कि आप अगर जाएंगे तो ये पैकेज मिलेगा। और अगर हम बात केवल डोमेस्टिक टूरिस्ट की कर रहे हैं, फॉरेनर्स को भी तो कुछ राहत मिलनी चाहिए ताकि वो खींचे आ सकें। देखिए पैसा सबके लिए महत्वपूर्ण है, वो चाहे फॉरेनर हो चाहे डोमेस्टिक हो। निश्चित रूप से मैं आपको जीडीपी की बात कर रहे थे, भी गुप्ता जी भी कर रहे थे, भाई साहब भी कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे देश में आपको बताऊं उनकी जीडीपी का 35% उनकी जो इनकम है पर्यटक सेक्टर से आती है। और पर्यटक क्षेत्र ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आपको प्रचार करने की आवश्यकता है। हमारे यहां पर जीडीपी का बहुत एक छोटा हिस्सा पर्यटक क्षेत्र से आता है। और पर्यटक क्षेत्र में आपको मैं ये बताऊं, आदमी के पास में आजकल तो लोग कम से कम 15 से 20% उसकी सालाना जो इनकम होती है उसका आदमी वक्त बचा के रखता है कि मैं इसको घूमने के लिए, मेरे बच्चों को घुमाने के लिए काम में लूंगा, साल में 1 महीने तो मैं घूमने निश्चित रूप से जाऊंगा। और जब आदमी पर्यटक के लिए घूमने के लिए बाहर जाता है तो वो खर्चे की परवाह नहीं करता, वो अच्छी जगह रुकना पसंद करेगा, अच्छी जगह खाना पसंद करेगा, अच्छे से कार लेगा और वो बजट वहां खर्च करना चाहेगा और अपने बच्चों को एंजॉय कराना चाहेगा। तो एक पर्यटक सेक्टर एक ऐसा है कि सरकार अगर इसमें अपने कुछ प्रयास और अच्छे कर दे तो हमारे देश में इस तरह के प्रयास सबको कोई टैक्स में छूट चाहते हैं हम चाहते हैं। एक हमारे जो टैक्स जो है, जो यहाँ विदेश के कुछ लोग हैं, देश है, जैसे यूरोप के कुछ कंट्रीज है, आप ब्रिटेन में चले जाइए, इटली में चले जाइए, फ्रांस में चले जाइए, वहां से 8 से 10 कमरे उनके ऊपर में ना तो कोई टैक्स लगता, ना उनको किसी टाइप का सरकारी लाइसेंस लेना पड़ता, और आदमी जाए और इस तरीके से जाए पेइंग गेस्ट हाउस के रूप में, वो आदमी उसी घर में घर का जो बना हुआ खाना हमारे यहाँ डेवलप हो सकता है, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से सहयोग नहीं, वो अपने हिसाब से। हमारे यहाँ भी किया, राजस्थान सरकार ने किया, 5 कमरे तक आपको किसी कमरे में लाइसेंस की जरूरत नहीं है, उसमें किसी टैक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको बढ़ा करके 10 कर देना चाहिए, क्योंकि 5 कमरे तक का लिमिटेशन कम है, उसको बढ़ा के 10 किया जाए कि 10 कमरों तक का अगर एकोमोडेशन अगर आपको मिलता है। और हाउस आदमी अगर विदेशी आता है और किसी व्यक्ति यहाँ नेचुरल आदमी के साथ रुकना चाहता हो कि यहाँ की नेचर कैसी है, घर में कैसा खाना बनता है, वहां घर के लोगों का व्यवहार कैसा है, वो होटल में नहीं रुकना चाहता, कि होटल तो कहीं भी आप विदेश में कहीं भी जाए होटल उपलब्ध होती है, लेकिन वो वहां स्थानीय व्यक्ति के साथ रुकना चाहता है। अगर स्थानीय व्यक्ति बिना लाइसेंस 8 कमरों 10 कमरों तक बिना किसी सरकारी पचड़े में फंसे हुए, बिना किसी टैक्स के अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो विदेशी निश्चित रूप से हमारे विदेशी बढ़ेंगे, उनका खर्चा भी वहां कम होगा, टैक्स कम लगेगा, वहां की नेचर को वो समझेंगे, वहां के स्थानीय नागरिक के साथ वो एंजॉय करेंगे, स्थानीय भोजन को एंजॉय करेंगे, और जो बजट वो साथ लेके आते हैं घूमने के लिए उसको वो अच्छे से खर्च करके जाएगा। निश्चित रूप से पर्यटक क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी और देश की जीडीपी में एक बहुत बड़ा आपको भाग एक पर्यटक सेक्टर का होगा। चलिए, तो बात आप सही फरमा रहे हैं कि टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए आप अगर थोड़ा राहत देंगे तो होगा। कुछ चीजें हैं उनकी लिमिटेशंस बढ़ानी होंगी आपको, जैसे कह रहे हैं कि 5 कमरे हैं उन्हें 10 कमरे करिए, आप कहीं फूड जो आपकी टैक्स स्लैब है उसमें आप राहत दीजिए। और एक टूरिस्ट जो यहाँ गोरेराज, एक मैं छोटा सा सवाल आपके पास में आना चाहूंगा, क्या वास्तव में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह का करना चाहिए
कि आप अगर कहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए तो पर्टिकुलर इतना बजट है, आपको टैक्स में आपको रिबेट दी जा सकती है, इस तरह का कुछ करना चाहिए सरकार को ताकि सेक्टर में इजाफा हो सके? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। पर्यटन इन्होंने जो बताया, पर्यटन बहुत बड़ा, कई देशों की आय, पूरी आय ही इसी पे निर्भर है क्योंकि वहां पे पर्यटक जाते हैं। ठीक है, तो इस पे ऐसा किया जा सकता है और इन्होंने सही कहा कि बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ जो चीजें हैं उस पे करने की जरूरत नहीं है। पर्यटन आज के डेट में इजी है, सबसे विदेशी पैसा भी आ जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारे बढ़ जाएंगे और जब हम इसको थोड़ा सा रीजनेबल रखेंगे तो ज्यादा लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आप देखेंगे कि ऑनलाइन जो आजकल पोर्टल चले हैं उस पे आते रहता है कि इन देशों में आप इंडिया के भी इन जगहों से ज्यादा सस्ते में आप घूम सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि लोग उस ओर जा रहे हैं। ये देश मध्यम वर्गीय लोगों का है जो दूसरे जगह पे नहीं जा पा रहे हैं महंगे में, तो उस जगह से आप जो अभी जिस प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि लोग आजकल 15% बचा के रखते हैं और जाने की, तो उस जो छोटे क्लास है हमारे पास रीच, जैसे उन्होंने बताया कि 1% लोगों के पास वेल्थ पे डिपेंडेंट है, तो छोटे लोगों को हम इसमें ऐड करेंगे, पर्यटन में अपने ओर ले पाएंगे तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा रोजगार उत्पन्न होगा और ये सारा चीज होगा। लोगों का इधर उधर घूमने लोग आएंगे, अपने जो डोमेस्टिक भी होंगे, इंटरनेशनल भी आएंगे, तो उससे भी चीजें होंगी। अगर कुछ चीजें हम रीजनेबल करते हैं तो उसका जरूरी लाभ मिलेगा वो। चलिए, एक मैं 30 सेकंड का वक्त सलमान साहब आपको देना चाहूंगा कि बजट से और हम अगर कुछ आशा बन सके या रास्ते खुल सके हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो कुछ इस तरह से करना होगा। अर्बन डेवलपमेंट के लिए कुछ राहत की उम्मीद किस दिशा में और कर सकते हैं? मध्यम वर्ग के लिए साहब सबसे पहले बात तो इनको 3 लाख 3.5 लाख तक की छूट देनी चाहिए सैलरीड पर्सन, और जो लो इनकम ग्रुप है उसको सबसे बड़ी राहत उनको 3-3.5 लाख देनी चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले खत्म कर दिया उसको दोबारा चालू करना चाहिए और 1.5 लाख की जो छूट है 80 से की उसको बढ़ा करके 3 लाख करनी चाहिए। अगर ये सही मायने में बजट को मध्यम वर्गीय ओरिएंटेड करना चाहते हैं। जी जी, तो चलिए कुछ राहत की उम्मीद इस बजट से की जा सकती है और मैंने जैसे आपसे कहा कि ये चुनावी बजट के रूप में भी इसे देखा जा सकता है क्योंकि सरकार के पास में ये एक आखिरी मौका होगा पूर्ण बजट पेश करने का और ऐसे में उम्मीदें बहुत लोगों की टिकी हुई हैं। मोदी साहब ने वादे बहुत किए हैं लेकिन बजट के माध्यम से जो उम्मीद लोगों की बढ़ती जा रही है और ये आखिरी बजट है, ऐसे में शायद हो सकता है कि अच्छी ट्यूनिंग के साथ में बजट आ सके। छोटे से ब्रेक के लिए फिर रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं।